देखो, तो पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। एक्सरे किसे बोलते हैं और हार्ड एक्सरे या सॉफ्ट एक्सरे क्या है, और दूसरा कंटिन्यूअस एक्सरे किसे बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किसे बोलते हैं। तो एक्चुअली में जब तुम्हारे क्या एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जब एटम की तरफ जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो कि एटम के कोर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उससे, या एटम न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा है उसके वजह से तुम्हारा क्या आता है, यानी कि कॉलिजन या एटम का जो फोर्स है, इसको भी इंट्रैक्शन को भी क्या बोलोगे, एटम के साथ कॉलिजन बोलेंगे। जो न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन उसके तरफ आ रहा है, जो एटम के न्यूक्लियस की तरफ। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन के कॉलिजन जो हो रहा है एटम से, उसके वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है, उसके वजह से जो फोटोन जनरेट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एक्सरेज बोलते हैं, है ना। और जब एटम के अंदर, हैवी मेटल के अंदर, जब उसके तुम्हारे क्या इनर सेल में वैकेंसी क्रिएट जब हो जाता है, तो उस वैकेंसी जब क्रिएट हो गया तो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा। यानी कि जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो इसके वजह से ड्यू टू ट्रांजिशन जो एनर्जी तुम्हारा लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का, और उसका तुम्हारा क्या जो फोटोन निकला, इस फोटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज बोलते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस हो गया। और तीसरा चीज पिछले क्लास में क्या बताए थे कि हम लोग जब एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, एक्सरेज में हम लोग तब क्या मानते हैं, उसका एनर्जी जीरो मानते हैं। इतना रिकॉल हो गया है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अभी स्टार्ट करते तीसरा पॉइंट देखो। तो टू डिस्कस द एनर्जी ट्रांजिशन इन एक्सरे, यानी कि एक्सरे में जो तुम्हारा क्या हो रहा है, जो एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन की वजह से जो वैकेंसी क्रिएट हुआ उसके वजह से जो हम लोग बात कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले अगर केवल के सेल में एक इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है, यहाँ पे एक वैकेंसी है, तो तुम्हारा तब सेल का तुम्हारा क्या होगा, ऐसे कोई भी वैकेंसी नहीं है, और तुम्हारा क्या इलेक्ट्रॉन, अगर तुम्हारा क्या एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो टोटल एनर्जी को क्या लिखेंगे, एटम के टोटल एनर्जी को जीरो लिखेंगे। तो अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, मतलब कि अंदर से एटम के अंदर से बाहर ले जाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा ना, है, यानी कि एटम का एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एक वैकेंसी जब तुम्हारा के सेल में क्रिएट हो गया, तब एटम का एनर्जी बढ़ के जीरो से कितना हो गया, उसको हम ईके लिख रहे हैं। ईके क्या बोल रहा है कि ये एनर्जी किसके वजह से एटम का बढ़ा, ड्यू टू वैकेंसी इन के सेल, जो के सेल में वैकेंसी जनरेट करने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ा उसके वजह से एनर्जी बढ़ा, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देना पड़ा, तो ईके के बराबर उसको एनर्जी देना पड़ा, तब के सेल में एक वैकेंसी जनरेट हुआ, ठीक है। उसी तरह से के सेल में मान लेते दोनों इलेक्ट्रॉन है, और एल सेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 8 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब उसे उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को ईएल बोल रहे हैं। इसमें क्या हो गया, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, सेकंड ऑर्बिट में 8 होना चाहिए, उसके जगह पे 7 ही है, एक वैकेंसी जनरेट हो गया। और बाकी तुम्हारा जो होना चाहिए, अपर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 18, वो 18 है ना। या उसके ऊपर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो है। क्या केवल कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, एल सेल से निकाल के उसको इन्फिनिटी पे भेज दिए। तो जो एनर्जी एटम का उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ईएल बोल रहे हैं। तो उसी तरह से जब एक वैकेंसी एम सेल में होगा तो एनर्जी को ईएम बोलते हैं। सब जगह इलेक्ट्रॉन है, केवल एन सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएन बोलते हैं, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, हम सेल का तुम्हारा क्या एनर्जी के लेवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ना। अब देखो यहाँ पे जब के सेल में एक वैकेंसी जनरेट हो गया यहाँ पे, तो इसको फिल करने के लिए ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके नीचे की तरफ आएगा, है ना। अब बताओ, ये इसको आके फिल कर देगा, तो अब एटम का एनर्जी क्या रह जाएगा, अब तो के सेल में 2 होना चाहिए था, 2 आ गया। अब कहाँ पे वैकेंसी हो गया, एल में। एल में। तो क्या अब एनर्जी एटम का क्या लिखेंगे, ईके नहीं लिखेंगे, ईएल लिखेंगे। तो अब बताओ, शुरू में एनर्जी एटम का ईके था, अब हो गया ईएल, तो ईएल तो ईके से छोटा है। तो बताओ इसके वजह से एनर्जी डिफरेंस कितना आ गया एटम का, तो ईके माइनस ईएल के बराबर आ गया। तो ये इतना जो एनर्जी जो एटम का डिक्रीज किया, यही किस फॉर्म में चला जाएगा, एक फोटोन रिलीज होगा इस ट्रांजिशन में, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सरे बोलेंगे, ठीक है। कौन सा एक्सरे बोलेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक
स्टिक एक्सरे इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका वेवलेंथ क्या होगा, तो हम लोग कितना लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ अ फोटोन, है ना। तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन मेरा कितना के बराबर है, ई के माइनस ई एल। तो के अल्फा लाइन के लिए, है ना, तो इसको तुम यहाँ पे नीचे में लिख सकते हो लैम्डा अल्फा, है ना। तो के अल्फा लाइन के लिए मेरा कितना हो गया, वेवलेंथ जो होता है वो एससी डिवाइडेड बाय ई के माइनस ई एल। अब उसी तरह से अगर एल सेल में एक वैकेंसी है, इसको फिल करने के लिए मान लेते हैं एल सेल में यहाँ पे एक वैकेंसी है, एम सेल से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करके आता है, तब इस तुम्हारा इस ट्रांजिशन में एनर्जी का डिफरेंस कितना जनरेट हो गया एटम के इनिशियल और फाइनल, तो ई एल माइनस यहाँ पे ये है ई है ना, दोनों जगह के लिखा गया, यहाँ पे भी है, ये वाला जो टर्म है वो ई है, ये भी क्या है ई है, कितना ई एल माइनस ई एम, ठीक है। ये एनर्जी डिफरेंस कौन लेके जाएगा, फोटोन लेके जाएगा, तो फोटोन का तुम्हारा वेवलेंथ कितना हो जाएगा, एस सी डिवाइडेड बाई ई एल माइनस ई एम। ये तुम्हारा क्या हो गया, एल अल्फा लाइन हो गया। इस तरह से हम लोग, जैसे कि अगर के बीटा लाइन का निकालना है कि वेवलेंथ क्या होगा, तो उसको लैम्डा कितना बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच सी। के बीटा कहने का मतलब क्या हो गया, कहाँ से आ रहा है वो, एम से आ रहा है के में, तो वहां पे एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा ई के माइनस ई एम। ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर के बीटा लाइन। इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हर लाइन के लिए हम लोग उसका वेवलेंथ का वैल्यू निकाल के बता सकते हैं आसानी से। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो मोस्ले तुम्हारा क्या दिया था, जो फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस ट्रांजिशन में जो फोटोन इमिट हो रहा है, उसके लिए मोस्ले एक एम्पिरिकल फार्मूला बना के दिया था। बाई एक्सिस पे उसने तुम्हारा क्या लिया, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को लिया, और एक्स एक्सिस पे उसने क्या लिया, एटॉमिक नंबर माइनस अ कांस्टेंट। बी क्या है, बी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, बी क्या है, बी एक कांस्टेंट है। तो क्या देखा मॉसले ने कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और जेड माइनस बी का जो प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ऑरिजिन से ये तुम्हारा पास कर रहा है। तब यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, इस लाइन का स्लोप क्या है, तो स्लोप को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करा है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, देखो एफ लिख दिया गया, एक्चुअली ये क्या, ये न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे हो गया, ठीक है। न्यू क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे हो गया, और जेड क्या गया, उस टारगेट एटम का एटॉमिक नंबर हो गया, और ए बी मेरा कांस्टेंट हो गया, यही ना। तो देखो एक्चुअली में ए और बी है क्या, तो इसको हम लोग के अल्फा लाइन के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो देखो के अल्फा लाइन के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, एल सेल से जंप करके किस में आता है, वो के सेल में आता है, यही ना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया कि एक्चुअली में जो एल इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो गया, तो के सेल में तुम्हारा क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि वहां पे एक वैकेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है। आज जब न्यूक्लियस का टोटल एटॉमिक नंबर मेरा कितना है, मतलब न्यूक्लियस में टोटल प्रोटॉन का नंबर है जेड, लेकिन ये न्यूक्लियस इतना पहला ऑर्बिट इतना क्लोज होता है दूसरे ऑर्बिट के कंपेयर में कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सेकंड ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उस पर नेट इफेक्टिव जो फोर्स होता है वो कितना, Z-1 के बराबर रहता है। तो के अल्फा लाइन के लिए बी का वैल्यू क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। एक्चुअली में अलग अलग लाइन के लिए, है ना, बी का वैल्यू डिफरेंट होगा, के अल्फा के लिए बी का वैल्यू 1 होता है, और केवल इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम आता है। बाकी तुम्हारा क्या होगा कि बाकी डिफरेंट लाइंस के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, के बीटा के लिए या के गामा के लिए या एल अल्फा के लिए या एल बीटा के लिए, क्योंकि उसमें तुम्हारा बी का वैल्यू नहीं पता होता है ना, केवल के अल्फा के लिए पता है कि वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा वैसा किसी और लाइन पे के अल्फा के अलावे किसी और लाइन के पे बेस्ड अगर क्वेश्चन होगा तो बी का वैल्यू गिवन रहेगा कि फॉर के बीटा लाइन वैल्यू ऑफ बी इज इतना, ठीक है। एक्चुअली में ये तुम्हारा क्या होता है, ये कंपनीज या जो मतलब कि ये जो एक्सरे बनाने वाली कंपनीज है या उस फील्ड से रिसर्च में जो जुटा हुआ वो डेटा हिडन रखता है, सारा डेटा नहीं प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। वो इसलिए हिडन रखता है कि क्या होगा, एक्सरे मशीन जिसका जितना ज्यादा एक्यूरेटली बता देगा
यहाँ इस मेटल से इतना इतना ये फ्रिक्वेंसी आ रहा है, तो एग्जैक्टली इतना % गोल्ड है, इतना % सिल्वर है, इतना। तो जिसके एक्यूरेसी जितना ज्यादा होगा वो अपना क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट का उतना ज्यादा कीमत लेगा। मार्केट में घड़ी भी तो अलग अलग आता है ना, घड़ी 50 रुपया का भी मिलता है, घड़ी 100 रुपया का भी मिलता है, घड़ी 1000 का भी मिलता है, घड़ी लाखों रुपया का मिलता है। अंतर क्या है? तो अंतर है वो अपना क्वालिटी का, यानी कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा वो लेता है, ठीक है ना। कहने का मतलब वो अपना एक्यूरेसी का पैसा लेता है कि मेरा घड़ी इतना एक्यूरेट है, ठीक है। कोई कोई क्लेम करता है कि 10 साल में केवल 1 सेकंड का तुम्हारा क्या होगा, एरर्स आएगा, तो उसके क्लॉक में यानी कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है, तो वो अपना क्या होगा, उसका कीमत भी उसी हिसाब से रखेगा, वो वसूलेगा। देखो तब यहाँ पे, तो बस यही जान लो कि तुम्हारा क्या होता है कि बी का वैल्यू के अल्फा लाइन के लिए बंद हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो ये कितना यानी कि टोटल यानी कि इफेक्टिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज। सो द नेट चार्ज एक्सपीरियंस बाई एल इलेक्ट्रॉन, यानी सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो नेट चार्ज कितना एक्सपीरियंस करेगा, Z-1 इंटू ई, है ना। इसी चार्ज की वजह से उस पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा टुवर्ड द न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आ जाओ, तो जो हम लोग एटम में जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। उस सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए क्या पढ़े थे वहां पे फॉर्मूला, हम लोग पढ़े थे एनर्जी डिफरेंस दो ऑर्बिट के बीच में R(h(c)Z² 1/(n1 माइनस N2²। तो बताओ के से तुम के अल्फा लाइन के लिए बात कर रहे हो, यानी कि एक तो N1 का वैल्यू क्या हो गया, N1 = 1, है ना। और N2 कितना हो जाएगा, N2 का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि के अल्फा लाइन कहाँ से, यानी कि ट्रांजिशन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ है। तो देखो यहाँ पे N1 का वैल्यू 1 है, N2 का वैल्यू 2। हाँ, Z को रिप्लेस कर दिया जाता है Z-1 से, क्योंकि वहां पे केवल सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था। वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन में आ रहा था, पहला ऑर्बिट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन ये मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया। यहाँ पे पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि वो घट गया, जिसकी वजह से जेड को रिप्लेस कर देते हैं Z-1 से। किसके लिए, के अल्फा लाइन के लिए, है ना। अब बाकी तो ये कांस्टेंट आगे में RH था ही, तब के अल्फा लाइन में जो फोटोन का एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, RH Z-1² 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए, तो H इंटू न्यू, एनर्जी को क्या लिखोगे, H न्यू, इसको लिखोगे ना, है प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दोनों तरफ से H कैंसिल हो जाएगा और हम स्क्वायर रूट कर देते, तो स्क्वायर रूट क्यों, क्योंकि मुझे कंपेयर कर रहा है मॉसले का इंपेरिकल फार्मूला से। स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना हो गया, √3r इंटू सी क्या स्पीड ऑफ लाइट है, आर क्या रेडवर्ड कांस्टेंट अपॉन 4 Z-1। तो ये क्या हो गया, ये रूट के अंदर वाला जो टर्म है √3RC/4, ये हो गया A, और B का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो देखो मसले का लाभ बिल्कुल तुम्हारा क्या हो रहा है, बिल्कुल इससे रिजेंबल कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसका रीजन मिल गया, ठीक है, कि मसले क्यों ये इंपेरिकल फार्मूला प्रोवाइड। बताओ कोई प्रॉब्लम। सर ये तो आप लास्ट में बताए, बोला था, बता दीजिए सर दोबारा, क्या, ये जो रिलेट की सर रूट न्यू को ऊपर से, ये यहाँ सर से देखना बेटा, ई को कितना पुट करेंगे, अरे तुम्हारा फोटोन जो रिलीज हुआ इस ट्रांजिशन में, एच न्यू, तो उसका यस सर, फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो फोटोन का कितना लिखेंगे एनर्जी, H इंटू न्यू, यस सर, है ना। अब देखो ये H को और इस H को दोनों साइड से कैंसिल कर दिया और दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिए, क्या ले लिए, स्क्वायर रूट ले लिए। तो क्या आ गया, देखो Z-1 का होल स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और रूट यस के सर, अंदर क्या बच गया, 3RC/4 बच गया। तो स्क्वायर रूट इक्वल टू मेरा कितना हो गया, √3RC/4 Z-1। अब इस मौसले से कंपेयर करते हैं, तो ए का वैल्यू मुझे मिल गया, ए कितना हो गया, ए हो गया, ये किसके लिए है, हाँ ये के अल्फा लाइन के लिए। देखो अलग अलग लाइन के लिए ए और बी दोनों का वैल्यू डिफर कर जाएगा, है ना। यस सर, तो के अल्फा लाइन के लिए तुम्हारा क्या हो गया, ए का वैल्यू √3RC/4, और बी क्या हो गया, बी का वैल्यू 1 हो गया। आर रेडबर्ग कांस्टेंट, सी क्या स्पीड ऑफ लाइट। कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, एक्सरे का प्रॉपर्टी क्या है, तो एक्सरे क्या है, फोटोन है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट नहीं करता है, क्योंकि इस पे चार्ज नहीं होता है। देखो
एक्सरे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। आ गया समझ में? और दूसरा व्हेन पास थ्रू अ गैसेस, जब ये गैस से पास करता है एक्सरे तो ये क्या होता है, आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि एक्सरे का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का एनर्जी होता है एक्सरेज में, ठीक है ना। तो गैस में तो तुम्हारा दो ऑर्बिट का बीच का एनर्जी डिफरेंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है ना। तो ये एक्सरे जिस एटम पे गिरेगा सीधा उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, एटम के बाहर निकाल देगा। किसके? गैस के एटम पे, है ना। क्योंकि गैसियस एटम में तुम्हारा क्या होता है, चूंकि एटॉमिक नंबर बहुत कम होता है गैसेस का, जिसके वजह से तुम्हारा दो ऑर्बिट का बीच का एनर्जी डिफरेंस भी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। तो बहुत आसानी से एक्सरे आयोनाइजेशन प्रोड्यूस कर देता है। जिस इलेक्ट्रॉन पे इनर ऑर्बिट के मतलब कि इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा सीधा इतना एनर्जी उसको मिल जाएगा कि वो एटम के ऑर्बिट से बाहर भाग जाएगा, एटम के बाहर भाग जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर एक्सरे डायफ्रैक्शन इज यूज्ड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, क्रिस्टल में कहीं पे फॉल्ट ना हो, सब जगह बॉन्ड कंटिन्यू की नहीं है, ब्रेकेज तो नहीं है, चाहे कोई तुम्हारा लोहा जैसे कि आयरन का कोई पीस है, आयरन के अंदर फ्रैक्चर तो नहीं है। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, रेल जो ट्रेन जो होता है वो रेल पे चलता है ना। और रेल किस चीज का बना, आयरन का। अगर अंदर में फ्रैक्चर होगा, ऊपर से आंख से तो दिखाई नहीं पड़ेगा कि अंदर में कहीं पे फ्रैक्चर है कि नहीं है। अब फ्रैक्चर होगा वहां से, अगर ट्रेन उसमें से क्रॉस करेगा तो वहां पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम होगा, फ्रैक्चर जहां पे होगा, तो हो सकता है कि रेल ब्रेक कर जाए और एक्सीडेंट हो जाए ट्रेन का। तो इसलिए जब रेल बनता है तो उसको एक्सरे मशीन के नीचे से तुम्हारा क्या होता है, उस रेल को चेक किया जाता है, उसको एक्सरे मशीन से उसको क्रॉस कराया जाता है। तो देखो कैसे डिटेक्ट कर लेता है एक्चुअली, तो देखो यहाँ पे इसको डिटेक्ट क्यों कर लेता है एक्सरे मशीन। मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है, ये कोई मटेरियल है, इस पे रेडिएशन फॉल कर रहा है, मतलब कि एक्सरेज फॉल करा रहे हैं हम लोग। क्या हो रहा है, ठीक है। तो फोटोन का साइज तो बहुत छोटा होता है, वो जरूरी नहीं है कि वो कम तुम्हारा क्या सारा फोटोन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन या न्यूक्लियस पे कहीं पे जाके गिरे। इसमें से कुछ जो जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या हो गया, जो फोटोन एब्जॉर्ब होता जाएगा मटेरियल के अंदर, मटेरियल के अंदर जो जो तुम्हारा फोटोन एब्जॉर्ब होता जाएगा वो क्या करेगा, वैकेंसी जनरेट कर देता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा भाग जाएगा। इतना एनर्जी मिल जाएगा कि सीधा मेटल को छोड़ के भागेगा। अब मेटल मेटल क्या हो जाएगा, वो आयनाइज होगा, है ना। सीधा एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। इवन कि तुम्हारा क्या आ जाएगा, इतना ज्यादा एनर्जी है कि इसका वर्क फंक्शन को भी मेटल के या मटेरियल के बाहर निकल जाएगा, सीधा वर्क फंक्शन को भी क्रॉस करके सब बाहर आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन जो जो तुम्हारा क्या हो गया, बच गया इसके अंदर, एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो वो सब तुम्हारा क्या, मान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये वाला एब्जॉर्ब, ये सब एब्जॉर्ब नहीं हुआ जो भी, ठीक है ना। तो ये सब तुम्हारा क्या होगा, ये फोटोन सब बाहर निकल जाएगा, बाकी ये सब फोटोन्स बाहर निकल जाएगा। तो इस पे जब तुम्हारा क्या हो गया, एक्सरे जो फॉल किया था, इस एक्सरे का इंटेंसिटी कितना था, आई नॉट। अब इधर साइड जो तुम्हारा क्या रहा, इसको मटेरियल का थिकनेस कितना है, एक्स है, इसका थिकनेस है एक्स। और दूसरे साइड जो एक्सरे निकल रहा है जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उसका इंटेंसिटी आई। तो क्या रिलेशन होता है आई और आई नॉट में, तो हम लोग देखते हैं आई इक्वल टू जो होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई का पावर माइनस म्यू इंटू एक्स, वेयर आई नॉट क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज falling on
द बॉडी। और आई क्या हो गया? इंटेंसिटीज ऑफ एक्स रेज सर हाँ जी, इंटेंसिटी रिड्यूस हुआ क्योंकि वो कुछ एब्जॉर्ब कर लिया इसीलिए ना। हाँ कुछ एब्जॉर्ब, ऐसा तो है ना कि कुछ तो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे गिरेगा ना, या एटम पे गिरेगा ना, तो वो एक्सरे अंदर एब्जॉर्ब हो गया। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, वो जो इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन या बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन जो इसके पास, वो एब्जॉर्ब करते ही यहाँ से भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन, मेटल को छोड़कर भाग जाएगा ना। उसको इतना Yes, ज्यादा एनर्जी मिल गया कि अब वो उस मेटल के एटम के साथ बाइंडे नहीं रहे, यस सर, है ना। यस सर। तो इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी। म्यू को क्या बोलते हैं? म्यू को एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं। म्यू क्या है? एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। ठीक है। और एक्स से हो गया थिकनेस ऑफ बॉडी। तब ये बताओ, ये तो हमको पता है कि डिफरेंट मटेरियल का एक्सपेरिमेंटली हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं सबका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं सबका, थिकनेस उसका पता है। तो आई नॉट इंटेंसिटी गिरा रहे हैं, तो उधर साइड जो एक्सरे का इंटेंसिटी होना चाहिए वो आई होना चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट है। अब बताओ, इसके अंदर कहीं पे फॉल्ट है, तो इतना दूर में कोई मटेरियल या सब्सटेंस है? बोलो, नहीं है ना। नो सर। जब वो फॉल्ट है यानी ब्रेक किया हुआ, अंदर में वो थोड़ा सा खोखला है, ठीक है, जो कि ऊपर से तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये बताओ, यहाँ पे जो निकलेगा इंटेंसिटी, वो तुम्हारा आई डैश जो होगा वो आई से बड़ा हो जाएगा, होना चाहिए था आई इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, अच्छा अंदर में फ्रैक्चर है, इसलिए उसको मिलना चाहिए था आई, लेकिन आई से ज्यादा, क्योंकि इतना जगह पे जो तुम्हारा क्या मटेरियल नहीं प्रेजेंट है, तो इतना पोर्शन में एक्सरे एब्जॉर्ब नहीं हुआ, इसलिए इंटेंसिटी ज्यादा मिल गया। तो इस तरह से क्या होता है, डिटेक्ट हो जाता है यस सर। कि अंदर फॉल्ट है कि नहीं फॉल्ट है, ठीक है। या एक्सरे मशीन लगा होता है कहाँ पे तुम्हारा, जहाँ तुम्हारा ये मतलब कि कहीं कहीं रेलवे स्टेशन पे देखोगे, सब जगह नहीं देखोगे, मेट्रो स्टेशन पे देखोगे, फिर जहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया एयरपोर्ट वगैरह ये सब पे देखोगे। तो बिना सूटकेस खोले हुए क्या होता है, जैसे ही एक्सरे गिरता है वो रिफ्लेक्ट होके आया वहां से, ठीक है ना। तो वो जो रिफ्लेक्टेड जो रे आ रहा है, यानी कि उससे एक्सरे गिरने के बाद, तो उसमें कौन कौन सा फोटोन, अब तुम्हारा क्या हो गया कि कौन कौन सा फोटोन मिला। तो क्या बोले कि फोटोन जो होता है वो तो तुम्हारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक जो फोटोन है मिलेगा, तो बहुत सारा कंटिन्यूअस भी मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक भी मिलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो फोटोन्स होगा वो बता देगा कि एटॉमिक नंबर क्या क्या है, यानी कि कौन कौन सा एलिमेंट है। यानी बिना सूटकेस खोले ही पता किया जा सकता है कि क्या क्या हो सकता है उसके अंदर मटेरियल, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, कहाँ पे इंटेंसिटी कितना मिला इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, उसका शेप बता देगा, स्ट्रक्चर कैसा, अंदर में गन है या कोई बॉडी रेक्टेंगुलर शेप का या किस शेप का है। तो हर चीज मतलब कि तुम्हारा पता चल जाएगा अंदर में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसका शेप एंड साइज और साथ में कौन किस एटम का बना हुआ मटेरियल, वो सब कुछ डिटेक्ट करके बता देता है। हो गया। अगला यस सर। चलते हैं। दे हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर एंड आर यूज इन रेडियोग्राफ्स। एक्सरे का पेनेट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है। तो सर ये फोटोन क्या होता है, ये जो फोटोन होता है इसका बहुत ज्यादा एनर्जी है, और ये तुम्हारा क्या होता है, पेनेट्रेटिंग पावर हाई होता है, तो सब्सटेंस से एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है, बहुत ज्यादा थिक रहेगा तब नहीं जा पाएगा, ठीक है ना।
लेकिन तुम्हारा जनरली क्या होता है कि अगर थिकनेस कम है तो एक साइड से दूसरे साइड चला जाता है, पेनिट्रेटिंग पावर इसका हाई होता है, जिसकी वजह से रेडियोग्राफी में यूज करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं किसी जगह तुम्हारा क्या दूर से ही बिना उस जगह पे जाए हमको पता करना है कि अंडरग्राउंड में वाटर है कि नहीं है, या अंडरग्राउंड में कौन सा ओर या मिनरल्स है, तो क्या किया जाता है उस लैंड एरिया पे एक्सरे टारगेट करके भेजा जाता है। अब वहां से तुम्हारा क्या एक्सरे जो अंदर गया जमीन के अंदर तक, वहां से जो वापस जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे निकलेगा, है ना, कंटिन्यूस एक्सरे के साथ, उसको डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है कौन कौन सा तुम्हारा फ्रीक्वेंसीज है, करेक्टरिस्टिक होगा। उससे पता चल जाता है इस ग्राउंड के अंदर में कौन कौन सा एटॉमिक नंबर यानी कि कौन कौन सा मटेरियल हो सकता है, मिनरल या ओर्स हो सकता है, वो सब डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसका एप्लीकेशन हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे तुम्हारा एक्सरे डायफ्रैक्शन यूज करते हैं किसके लिए, टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। देखो, तो एक और पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो, नोट में एक और पॉइंट लिख सकते हो, एक्सरे डायफ्रैक्शन is used to study the crystal structure। है ना, तो देखो कैसे, तो मान लेते हैं कि कोई मटेरियल या सब्सटेंस है, कोई मटेरियल या सब्सटेंस, तो दो लेयर के बीच में सेपरेशन कितना है, डी। एटम का अरेंजमेंट जो है इस तरह से कुछ है, ये सब एटम इस तरह से अरेंज्ड है इसमें। और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो एटॉमिक एरे के बीच में सेपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्सरे मान लेते हैं कि इस पे तुम्हारा थीटा एंगल पे आकर फॉल कर रहा है। किसके यहाँ से इतना आवाज आ रहा है जी बैकग्राउंड से? सॉरी सर। आदर्श का भी साथ में आवाज आ रहा है? ये सर बगल में है सर। अच्छा, तो इसका क्रस्तानी है। देखो, तो ये क्या हो रहा है, इधर थीटा एंगल पे, सरफेस से थीटा एंगल पे ये एक्सरे जाके फॉल कर रहा है, ये क्या है, एक्सरेज है। ठीक है, और दूसरे साइड उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है ये। भाग जाता लाइन अपने स्वीपर में। अच्छा चलो मान लो यही से आ रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब रे आके इंसिडेंट होता है तो हम लोग देखते हैं क्या है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो वो एक्सरे उस डायरेक्शन में करंट क्या ज्यादा डिटेक्ट होगा।
क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एक तुम्हारा मशीन लगा देते हैं जिसमें कि एक तरफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इधर साइड तुम्हारा क्या हो गया, एक्सरे देखो इस पे फॉल हो रहा है ना, एक्सरे फॉल हो रहा है, और इधर से तुम्हारा क्या हो रहा है, सॉरी इधर भी क्या आ रही है, एक्सरे आ रहा है, या इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होके आ रहा है, जो भी है वो एक्सरे आ रहा है, एक्सरे ही लो, ठीक है ना, दोनों साइड। ये एक्सरे इधर आया, फिर इधर तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो देखो तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, पाथ डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से परपेंडिकुलर हमको ड्रॉ करना होगा इस पे, ये 90 डिग्री, उसी तरह से यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ये 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है डी, डी। ठीक है। अब बताओ ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा होगा ना, थीटा। और ये भी वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा थीटा, और ये भी एंगल हो गया थीटा। ये भी हो गया थीटा, और ये भी हो गया थीटा। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया पाथ, ये सामने वाला हो गया डी साइन थीटा, यस सर, इधर डी साइन थीटा। इधर। तो नीचे वाला जो है एक्सरे, वो एक्स्ट्रा कितना पार्ट ट्रेवल किया है, 2D 2D sin साइन थीटा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितना होना चाहिए, ये एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। इससे मुझे क्या होगा कि डी का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि उस जो क्रिस्टल है उसके बीच में दो एटम के बीच में दो तुम्हारा क्या मतलब कि एरे के बीच में सेपरेशन क्या है, ये मुझे निकल जाएगा। इस तरह से क्रिस्टल स्टडी में इसे यूज करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोला जाता है ब्रेग्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेग्स इक्वेशन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बोलो, हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो ऊपर से, एक तो यहाँ से ले लो यहाँ तक, ले ली सर। ये हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ तक ले लो, या रुको, हाँ ठीक है, यहाँ तक ले लो पहले, ऊपर वाला आ चुका है ना, कुछ कटा यस नहीं ना सर। है, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक का ले लो, सर जो पार्ट डिफरेंस का इक्वेशन लिखे, यही ब्रैग्स इक्वेशन होता है। हाँ हो गया। यस सर। अब क्वेश्चन है, देखो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आर प्रोड्यूस व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम एल सेल टू के सेल टेक प्लेस इन अ सर्टेन टारगेट मटेरियल, use Moseley law to determine the atomic number of the target material, give Rydberg constant। ठीक है ना, और क्या देना है, Rydberg constant का वैल्यू देना। तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन हो गया, बन जाएगा। यस सर, ट्राई करते हैं, एक मिनट। ट्राई करो। हर्ष राजा गया, हर्ष तुम सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, है यस सर। ये बता, रोल नंबर का ही नहीं रहता तुम्हारे नाम के साथ,
बाकी सबका रोल नंबर दिखता है, तुम्हारा क्यों नहीं दिखता है? सर है पर पता नहीं, 1 मिनट सर लगा लेते हैं सर। हाँ लगा लो। अच्छा आप यस कोशिश करो कि रोल नंबर पहले लिखो उसके बाद नाम लिखो। ऐसे क्या होगा, अटेंडेंस शीट में सबका नाम भी खोजना बड़ा आसान, रोल नंबर से देख लेगा हाँ सीधा ठीक कितना है सर, पेज है। लगा लेते हैं। ठीक। कैलकुलेशन केवल करना और कुछ है नहीं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, रूट अंडर है ना, रूट को हटा दो ना सीधा सीधा, तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं, एज स्क्वायर हटा दिए तो क्या मिला, फ्रीक्वेंसी कितना है 3RC/4। आगे ये कांस्टेंट याद रखना कि ये है, और ब्रैकेट में कितना है जी Z-1 के अल्फा लाइन के लिए यही ना हो गया। किसके लिए, फॉर इतना का स्क्वायर, फॉर के अल्फा लाइन। ठीक है, तो Yes. एटॉमिक नंबर निकालना है ये ना, तो वैल्यू तो सबका वैल्यू पुट कर दो, एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना। कितना दिया फ्रीक्वेंसी, 4.2 इंटू 10⁻18 3। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻7। ऐसा 1.09 होता है, लेकिन अप्रॉक्स यूज करते हैं 1.1। और स्पीड ऑफ लाइट कितना, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। Z-1 का स्क्वायर सबको एक तरफ कर लेंगे और यहाँ से Z का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। बताओ कोई प्रॉब्लम? No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Yes, sir. अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट 18 नंबर। X-ray are incident on a target metal at having 30 neutrons। एक टारगेट मेटल पे फॉल करा जिसपे कि उसमें तुम्हारा क्या है 30 न्यूट्रॉन्स है। द रेशियो ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द टारगेट एटम एंड द हीलियम। तो टारगेट एटम और हीलियम का तुम्हारा क्या हो गया, उसका रेडियस, द रेशियो ऑफ एटॉमिक रेडियस, नहीं गलत दे दिया जी, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे लिख दिया है। एटॉमिक रेडियस नहीं, ये न्यूक्लियर रेडियस है। क्या है इसको, क्या लिखोगे, न्यूक्लियर रेडियस। जो अगला टॉपिक में पढ़ना, न्यूक्लियस में पढ़ना, इसलिए फार्मूला एक यहाँ पे पहले से एडवांस इसका यूज हो जाएगा, जो कि बताएंगे अभी हम, ठीक है ना। द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द टारगेट एटम एंड द हीलियम इज इतना। बोलता है फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट एटम एंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन इमिटेड बाय दिस मेथड। रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे हम लोग किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उसको सिंबॉलिकली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना। जहां पे तुम्हारा ये जो X हो गया उससे क्या होता है, वो अलग अलग तुम्हारा मतलब कि मतलब जो एटम है उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए H, हीलियम के लिए He, है ना। Yes, sir. Z क्या हो गया, Z नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। A क्या होता है, मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। मास नंबर क्या होता है, इट इज द मास नंबर इज द सम ऑफ Proton plus नंबर ऑफ neutron. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इतना के बराबर होता है।
यही चीज हम जानते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तक तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन यूज करें। सिंस देखो न्यूक्लियर रेडियस जो होता है R इक्वल टू R नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू तुम्हारा क्या अलग अलग जगह देखो। SC वर्मा आपके पुराना बुक में 1.1 इंटू 10 का पावर -15 मीटर मिलेगा, यानी कि 1.1 फर्मी। आप कुछ नया बुक में देखोगे तो ये 1.2 फर्मी दिया रहता है। ठीक है, R0 कांस्टेंट है, ए मास नंबर हो गया 1/3। ये रिलेशन होता है न्यूक्लियर रेडियस और उसके मास नंबर के बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या प्रोवाइडेड है कि जो एटम है उसका रेडियस और हीलियम का, तो मान लेते हैं तो therefore radius of nucleus of the atom divided by radius of nucleus of helium, इसका जब रेशियो लेंगे तो ऊपर नीचे R0 कट जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे मास नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय मास नंबर ऑफ हीलियम He, है ना। इतना का पावर क्या आ जाएगा 1/3। R0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में ये तुम्हारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि न्यूक्लियस का रेडियस एटम के लिए, टारगेट एटम के लिए और हीलियम के लिए कितना है, इसका रेशियो है 14 का सर ये पावर 1। एटम्स वाला लिखिए, R इक्वल टू R0 -3। ये ये एटम्स वाला बेटा नहीं, ये आगे पढ़ोगे न्यूक्लियस में जाके फॉर्मूला पढ़ना है, बस अभी यूज कर लो, चूंकि इस क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा तब निकलेगा। न्यूक्लियर रेडियस जो होता है ना, किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस उसके मास नंबर का पावर के प्रोपोर्शनल होता है, उसका मास नंबर का पावर 1/3। वो अभी न्यूक्लियस में जाके डिस्कस करेंगे, बस अभी इस रिलेशन को यूज कर लो। ठीक है, दिस इक्वल टू कितना हो गया A डिवाइडेड बाई, बताओ हीलियम का कितना मास नंबर 4 अपॉन इतना का पावर 1/3, तो मास नंबर कितना आ जाएगा 56। और मास नंबर कितना होता है Z प्रोटॉन प्लस प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, 26 हो जाएगा प्रोटॉन। तो Z ये N तो 30 दिया हुआ है, 26 किसका होता है एटॉमिक नंबर आयरन का है, किसका होता है जी जी सर आयरन का सर 26। आयरन का, ठीक ना 26, यानी कि एलिमेंट यहां से पता चल गया कि वो एलिमेंट मेरा क्या है Fe। टारगेट एटम कौन है आयरन। Fe, आयरन है ना। अब चलो अब क्या निकालना है के अल्फा लाइन के लिए, तो फॉर के अल्फा लाइन न्यू स्क्वायर इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, सॉरी न्यू स्क्वायर बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 3RC/4 इंटू Z-1 का स्क्वायर। कितना है जी, वैल्यू सबका पुट कर देते हैं, इंटू 10 का पावर 7, 3 इंटू 10 का पावर 8/4 और 26 - 1 यानी कि 25 का स्क्वायर। वैल्यू इसको कैलकुलेट कर लो, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.54 इंटू 10 का पावर 18 हर्ट्ज। यही क्या हो गया आंसर हो गया, और एक ये भी आंसर हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, तो बाकी प्रीवियस ईयर से एक्सरे का क्वेश्चन सब बना लेना, ठीक है। और मिनिमम वेवलेंथ पहले ही बता चुके हैं, किस पे डिपेंड करता है लैम्डा मिनिमम, यस सर। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो लैम्डा मिनिमम किस पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। और जबकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस पे डिपेंड करता है, बोलते सर सेकंड टारगेट एटम पे डिपेंड करता है।
जब तक कि टारगेट एटम, देखो अब यहाँ पे इसका हम समझा दे थोड़ा सा। अगर हम ये प्लॉट तैयार कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लैम्डा ले, अब वाई एक्सिस पे हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन ले रहे हैं। तो प्लॉट हम लोग कैसा देखे थे, इसका प्लॉट कुछ ऐसा था। ऐसा था ना प्लॉट, यस सर। बीच में बम्प था कुछ, ये सब बम्प था है? ठीक है, चलो के अल्फा का केवल बात करो, बाकी सबको छोड़ो ना, केवल के अल्फा की लाइन बोलते हैं। तो ये देखो, ये प्लॉट है। अगर हम लोग एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर देते हैं, क्या कर दे, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को इंक्रीज कर दे, इफ कैपिटल V इज इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा जी, क्या बढ़ जाएगा, जो टारगेट एटम पे इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है उसका एनर्जी बढ़ जाएगा। यस सर। इसका मतलब कि जो ये जो लैम्डा मिनिमम है वो घट जाएगा। वो घट जाएगा, लेकिन टारगेट एटम को नहीं बदला है, तो क्या के अल्फा लाइन अपना से पोजीशन बदलेगा, नहीं बदलेगा। उसका तो वही ना निकलेगा, दो एटम, दो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल के बीच का एनर्जी तो फिक्स ही रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे वहीं पे मिलेगा। देखो इसका जब प्लॉट तैयार करोगे, घटा दोगे, तो देखो अब ये यहाँ से आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, हैं? यस सर। ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बम्प तुमको यहीं पे मिलेगा, के अल्फा लाइन इसी पोजीशन पे मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। या भी को डिक्रीज कर दोगे तब क्या होगा, तो देखो लैम्डा मिनिमम मेरा बढ़ जाएगा, लेकिन के अल्फा वहीं पे रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो तो एटम का क्या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है ना, वो तो नहीं ना बदलेगा। नो सर। समझा? यस सर। के अल्फा का पोजीशन तभी चेंज होगा जब तुम टारगेट एटम को बदलोगे, ठीक है। और क्या होता है, करंट को इंक्रीज, करंट इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, लो टेंशन जो बैटरी है, करंट इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। यस सर, लो टेंशन बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाएं। हाँ, अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो उससे लैम्डा मिनिमम नहीं बदलेगा, लैम्डा मिनिमम वहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। हाँ, ग्राफ थोड़ा ऐसे और ऊपर से जाके ऐसे घूमेगा, के अल्फा लाइन वहीं पे मिलेगा, क्योंकि टारगेट एटम तो बदले नहीं है, समझा ना, बम्प उसी पोजीशन पे मिलेगा। तो इस तरह का बेस्ट क्वेश्चन तब पूछा जाएगा, बस इतना ही पे एक्सरे काफी है, सफिशियंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बना के देखना, सब बन जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। ऐसे एससी वर्मा, हाँ बोलो। एससी वर्मा बना सकते हैं सर? एकदम SC वर्मा प्रीवियस ईयर सब बन जाएगा, ठीक है। तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, ब्रेक दे रहे हैं 5 मिनट, अब 5 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, अब न्यूक्लियस चालू हो जाएगा। 5 मिनट का ब्रेक है, 5 से 10 मिनट का, ठीक है।